स्टूडेंट्स, आज हम स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स का चैप्टर 9 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अर्थमेटिक मीन करेंगे। सबसे पहले आएगा व्हाट इज सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी होती क्या है? सेंट्रल टेंडेंसी रेफर टू अ सेंट्रल वैल्यू और अ रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज, कि एक स्टैटिस्टिकल सीरीज की जो एवरेज वैल्यू ये होती है जो पूरी की पूरी स्टैटिस्टिकल सीरीज को रिप्रेजेंट होती है। मतलब कि केंद्रीय प्रवृत्ति से अभिप्राय किसी सांख्यिकी श्रृंखला के केंद्रीय मूल्य या प्रतिनिधि मूल्य से है। किसी भी मनुष्य के लिए आंकड़ों के एक बहुत बड़े समूह को समझना व याद करना बहुत कठिन होता है, इसलिए वह ऐसे मूल्य का ज्ञान प्राप्त करना पसंद करेगा जो किसी श्रेणी के सभी आंकड़ों की विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करता हो, और इस प्रकार के मूल्य को ही मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या एवरेज कहा जाता है, या उसको मीडियन भी बोल देते हैं, मीन भी बोल देते हैं। ठीक है जी। उसके बाद डेफिनेशन आपको दी हुई है, डेफिनेशन आपने एक भी कर लेनी है। अकॉर्डिंग टू क्लार्क, एन एवरेज इज अ फिगर दैट रिप्रेजेंट फॉर होल ग्रुप, कि औसत जो है, औसत का मतलब होता है एवरेज, वह संख्या है जो समस्त वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। उसके बाद आपको पर्पस एंड फंक्शंस ऑफ एवरेज। सबसे पहले ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, जो एवरेज का फंक्शन होता है और एवरेज बनाने का उद्देश्य होता है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, कि संक्षिप्त विवरण, कि जो आपका एवरेज है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि जटिल आंकड़ों को व्यवस्थित तरीकों से इस प्रकार से उनको व्यवस्थित करना कि आंकड़ों की जो है विशेषताओं का एक सरल तथा संक्षिप्त विवरण हमारे पास प्रस्तुत हो जाए। मतलब कि उसके फलरूप जो है हमें पूरे के पूरे आंकड़ों को समझना हमारे लिए आसान हो जाए। सेकंड आ गया कंपैरिजन, कि एवरेज की हेल्प से जो है हम आंकड़ों के दो या दो से अधिक समूहों की तुलना की जा सकती है। उसके बाद आ गया फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज। एवरेज हेल्प इन फॉर्मुलेटिंग ऑफ पॉलिसीज, फॉर एग्जांपल इन इंडिया पर कैपिटा इनकम इज ₹31,801 per annum, which is much less than many countries in the world. According to become clear for the government to focus on such economic policies are like to increase per capita income. उसके बाद है फोर्थ नंबर पर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, की सांख्यिकीय विश्लेषण, कि सांख्यिकीय विश्लेषण जो है काफ़ी सीमा तक एवरेज पर ही निर्भर करता है। फिफ्थ नंबर पर इसमें आ गया वन वैल्यू फॉर ऑल, कि वन वैल्यू फॉर ऑल, एवरेज रिप्रेजेंट द यूनिवर्स और द means of statistical data. One value represent all value of the series. According to conclusion can be drawn in respect of the universe as a whole, कि एक औसत जो है किसी समूह की सभी विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करता है, एक मूल्य सारी श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए इसकी सहायता से पूरे समूह के विषय में निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। उसके बाद अगला टॉपिक आता है हमारे पास एसेंशियल ऑफ अ गुड एवरेज, कि एक अच्छे एवरेज की क्या विशेषताएं होती है। सबसे पहले तो आता है क्लियर एंड स्टेबल डेफिनेशन, कि एक अच्छा जो है एवरेज होता है स्पष्ट होना चाहिए, उसकी एक अच्छी डेफिनेशन होनी चाहिए। सेकंड नंबर पर आ गया रिप्रेजेंटेटिव, कि वो जो है पूरे के पूरे समूह की सभी विशेषताओं को प्रतिनिधित्व करने वाला होना चाहिए। सिंपलिसिटी उसमें होनी चाहिए। सर्टेनिटी, मतलब कि एवरेज एक निश्चित संख्या में होना चाहिए। फिफ्थ नंबर पर आ गया एब्सोल्यूट नंबर, एब्सोल्यूट नंबर, अ गुड एवरेज शुड बी एन एब्सोल्यूट नंबर, अ परसेंटेज और रिलेटिव वैल्यू डज नॉट सर्व एज अ गुड एवरेज, कि औसत जो है एक निरपेक्ष संख्या होनी चाहिए, प्रतिशत या अन्य किसी सापेक्ष रीति से व्यक्त संख्या उचित औसत नहीं कहलाती। उसके बाद है लीस्ट इफेक्ट ऑफ अ चेंज इन द सैंपल, an average of a series should be least affected by a change in the sample on which the average based, मतलब कि हमने एवरेज के लिए जिस भी संख्या को लिया है उसमें ऐसा गुण होना चाहिए कि अगर कोई चेंज भी हो जाए तो उस पर कोई फर्क ना पड़े। उसके बाद 7 नंबर पर आ गया एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, कि जो गुड एवरेज होता है, अ गुड एवरेज शुड बी कैपेबल ऑफ फर्दर मैथमेटिकल और एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, कि औसत ऐसा होना चाहिए कि उसका गणितीय तथा बीज गणितीय विवेचन संभव हो सके। उसके बाद है टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एवरेज। स्टैटिस्टिकल एवरेज को जो है हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले आएगा मैथमेटिकल एवरेज और सेकंड नंबर पे आएगा पोजीशनल एवरेज।
यस स्टूडेंट्स, इसमें आपको देखिए पिक्चर में ऊपर आपको चार्ट दिखाई दे रहा है, जो चार्ट आपको जो है आपको ये एवरेज के क्लासिफिकेशन को दर्शा रहा है। ये देखिए एवरेज जो है हमारे पास टू टाइप्स के हो गए, मैथमेटिकल एवरेज और पोजिशनल एवरेज। मैथमेटिकल एवरेज जो है उसके आगे पार्ट्स हो गए अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, और आगे जो पोजिशनल एवरेज है उसके मीडियन, पार्टीशियन वैल्यू एंड मोड। और जो आपका ये मैथमेटिकल एवरेज है इसके जो मीन हो गए अर्थमेटिक मीन, इसी को जो है हम इस चैप्टर में करेंगे, इसी के ऊपर जो है ये आपका पूरे का पूरा चैप्टर बेस है। सबसे पहले तो हम देखेंगे अब अर्थमेटिक मीन होता क्या है। अर्थमेटिक मीन इज अ सिंपल एवरेज ऑफ ऑल आइटम इन अ सीरीज। इट इज़ द सिंपलेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। कि क्या होता है कि किसी श्रृंखला की सभी मदों का एक औसत है। मतलब कि ये क्या करता है कि इसमें जितने भी आपको कुल संख्या दी होगी उन सभी को हम ऐड कर लेंगे। फिर जैसे आपको देखिए नंबर ऑफ मैचेस आपको कि इतने इतने रन बनाए हैं, इसमें आपको दिए हुए हैं, तो इसमें 5 दिए हुए हैं, एक में 6 दिए हुए हैं, 7 दिए हुए हैं, 8 दिए हुए हैं और 9 दिए हुए हैं। और नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं, मैच खेलने वालों की संख्या जो है वो 5 है। तो हमने क्या किया, इन सारों का टोटल करके उसको 5 से डिवाइड कर दिया, ये आपके पास आ गया मीन। इसमें आगे आपको अर्थमेटिक मीन की डेफिनेशन दी हुई है। एंड टाइप्स ऑफ अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन इज ऑफ टू टाइप्स। सबसे पहले आ गया सिंपल अर्थमेटिक मीन और वेटेड अर्थमेटिक मीन। सिंपल अर्थमेटिक मीन, इन इट ऑल आइटम ऑफ अ सीरीज और गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस। कि सिंपल अर्थमेटिक मीन में क्या होता है, सभी आइटम को, एक सीरीज की सभी आइटम को जो है इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है। एंड इन वेटेड अर्थमेटिक मीन, इन इट डिफरेंट आइटम ऑफ अ सीरीज आर अकॉर्डेड डिफरेंट वेट्स इन अकॉर्डिंग विद देयर रिलेटिव इम्पोर्टेंस। इसमें क्या होता है, इसमें इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंगली वेटेज दिया जाता है। ठीक है जी। मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग सिंपल अर्थमेटिक मीन। अब सिंपल अर्थमेटिक मीन के जो है 3 मेथड्स है, आपको खुद पता है, वी आर नो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज। हमारे पास जो है स्टैटिस्टिकल सीरीज जो है वो 3 टाइप की होती है। सबसे पहले आ गई इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब क्या होगा, अर्थमेटिक मीन में बी कैलकुलेटेड विद रिस्पेक्ट टू दिस सीरीज यूजिंग डिफरेंट मेथड एज डिस्कस्ड बिलो। कि इन तीनों की तीनों जो है श्रृंखलाओं में जो है हम अर्थमेटिक मीन की कैलकुलेशन करने के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें आएंगी सबसे पहले इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। इन द केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज अर्थमेटिक मीन में बी कैलकुलेटेड बाय 2 मेथड, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड। की जो आपकी इंडिविजुअल सीरीज़ होती है उसमें आप अर्थमेटिक मीन जो है वो 2 मेथड से निकाल सकते हैं, डायरेक्ट मेथड से भी निकाल सकते हैं और शॉर्टकट मेथड से भी निकाल सकते हैं। डायरेक्ट मेथड में हम क्या करेंगे, देखिए जी सिंपल है डायरेक्ट मेथड, बिल्कुल आपको पॉकेट्स अलाउंस दिया हुआ है, इसमें 15, 20, 30, 22, 25, 18, 40, 50, 55, 65। आपने क्या किया, इन सारों को ऐड कर लिया। और एंड नंबर ऑफ आइटम कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और इसको 10 से डिवाइड कर दिया, ये आ गया आपके पास 34। उसके बाद आ गया आपके पास शॉर्टकट मेथड। अब शॉर्टकट मेथड में हम क्या करते हैं, दिस मेथड इज़ यूज व्हेन द साइज ऑफ आइटम इज़ वेरी लार्ज। कि जब जो है आइटम्स का साइज़ बहुत बड़ा होता है तब हम इस मेथड का यूज़ करते हैं। सबसे पहले बिफोर फाइंडिंग एन एक्चुअल एवरेज सम वैल्यू इन द सीरीज इज टेकन एज एज्यूम्ड एवरेज। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले एज्यूम मीन ले लेंगे हम, ठीक है जी। उसके बाद एज्यूम एवरेज इज जनरली टेकन बाय डिवाइडिंग बाय 2 द टोटल ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द आइटम। इट इज़ ऑलवेज अ कंप्लीट नंबर। इन स्टेटिस्टिकल एज्यूम एवरेज इज ऑफ्टन डिनोटेड ए। कि जो आप कल्पित माध्य का अनुमान सामान्यतः है मद के न्यूनतम और अधिकतम मूल्य के योग को 2 से भाग देकर लगाया जा सकता है। ये जो है एक पूर्ण संख्या में होगी और स्टैटिस्टिकल में जो है इसको हम ए से डिनोट करते हैं। फिर थर्ड पॉइंट में हम क्या करेंगे, डेविएशन ऑफ डिफरेंट वैल्यूज फ्रॉम द एज्यूम एवरेज आर फाउंड एट ईच डेविएशन इज रिटर्न अगेंस्ट द कंसर्न्ड वैल्यू इन द सीरीज। उसके बाद हम डेविएशन निकालेंगे, डेविएशन को डी से डिनोट करेंगे एंड डी को हम क्या बोलेंगे, x माइनस ए। और इसको बेटा आप आगे चल के सम करोगे आप, तो सम में जो है इसको आपको और अच्छे से क्लियर होगा। ये देखिए आपको पॉकेट अलाउंस दिया हुआ है, ये देखिए फर्स्ट नंबर पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमने दिखा दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और फिर पॉकेट अलाउंस हमको दिया हुआ है, इसको हम x से डिनोट करोगे। और इनमें हमने क्या कर लिया, 40 को जो है हमने एज्यूम मीन मान लिया।
ए हमने मान लिया। उसके बाद क्या करेंगे, जो आपकी थर्ड टेबल है उसमें हम डी निकालेंगे। डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, कि एक्स में से जो है हमने ए को माइनस करते चले जाना। 50 ए और ए हमने क्या माना 40, पहले 15 माइनस 40 जो आ गए -25, ऐसे हम इसको निकालते चले गए। और फिर क्या करेंगे, हमारे पास जो है कुछ आइटम्स जो है माइनस में कलेक्ट होंगे और कुछ प्लस में होंगे। अब देखिए -110 आ रहा है, प्लस हमारे पास 50 आ रहा है, तो हमारा क्या बनेगा, द सम ऑफ जो है प्लस डेरिवेशन इज 50 एंड द सम ऑफ माइनस डेरिवेशन इज -110। तो आपके पास द नेट सम ऑफ डेरिवेशन, नेट सम हमारे पास क्या आएगा -60 आएगा। और डिवाइडिंग द एग्रीगेट ऑफ डेरिवेशन बाय द नंबर ऑफ आइटम, तो इसमें क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड कर देंगे n से, -6 आ गया। अब इसको हम पुट करेंगे फॉर्मूलाज में, सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू सिग्मा d डिवाइड बाय n इन द फॉलोइंग फार्मूला x बार। अब ये जो फॉर्मूला है x बार इज इक्वल टू a प्लस जो आपका ये डिवाइड करके आया है सिग्मा d बाय n, ये हमारे पास जो है -6 ऑलरेडी आ चुका है और a हमारे पास 40 है, तो 40 प्लस -6। अब यहाँ प्लस और माइनस दोनों साइन एक जगह इकट्ठे हो रहे, तो हम इसको माइनस में कर लेंगे। 40 - 6 इज इक्वल टू 34। ये स्टूडेंट्स, उसके बाद है कैलकुलेशन ऑफ सिंपल अर्थमेटिक मीन इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज और फ्रीक्वेंसी अरे। ठीक है जी, अब आप डिस्क्रीट सीरीज में करोगे इसको। इसके भी आपके पास 3 मेथड है, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मेथड, अज्यूमिन मेथड और स्टेप डेरिवेशन मेथड। सबसे पहले डायरेक्ट मेथड में हम क्या करेंगे, जो आपको देखिए स्टार्टिंग में वेजेस दी हुई है और नंबर ऑफ वर्कर्स दिए हुए हैं, वेजेस को x से डिनोट कर लेंगे और नंबर ऑफ वर्कर्स जो है फ्रीक्वेंसी को हम f से डिनोट कर लेंगे। एंड मल्टीपल ऑफ द वैल्यू ऑफ x एंड फ्रीक्वेंसी, तो f(x) इसको डिनोट कर लेके जो है हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे और उसका एडिशन कर लेंगे, और उस एडिशन को जो है, जो आपको ये सिग्मा f दिया हुआ है उससे डिवाइड कर लेंगे। ये हमारे पास जो है 29.47 आ गया। सेकंड है हमारे पास शॉर्टकट मेथड, जिसको जो है अज्यूमिन मेथड भी कहते हैं। ये भी सिंपली वैसे ही है जैसे हमने पिछले लास्ट सम में किया था, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइड बाय सिग्मा f। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है x वेजिस को x से डिनोट कर लेंगे और फ्रीक्वेंसी को f से, और डेरिवेशन इसमें ले लेंगे, एज्यूम मीन ले लेंगे सबसे पहले। इसमें एज्यूम मीन जो है, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर 30 लिया हुआ है इन्होंने, तो हमने वही ले लिया और फिर d निकाल लिया, और फिर मल्टीपल ऑफ डेरिवेशन एंड फ्रीक्वेंसी, इसमें एफ डी निकाला, मतलब कि हमने f और d की मल्टीप्लाई की और उनका जो है हमने नेट सम निकाला, और जो नेट सम है वो हमारे पास क्या है -10 आया, और उसको फॉर्मूलाज में पुट करके हमने अर्थमेटिक मीन निकाल लिया। और स्टूडेंट देखिए आंसर वही आ रहा है, सेम आ रहा है हमारे पास। उसके बाद है हमारे पास स्टेप डेरिवेशन मेथड। दिस मेथड इज़ अ वेरिएंट ऑफ शॉर्टकट मेथड। ये क्या है, ये शॉर्टकट में ये जो है दिस मेथड इज सिंप्लीफाइड वेरिएशन ऑफ एज्यूम मीन। ये जो है एज्यूम मीन वाला मेथड है उसको जो है सिंपली करके बनाया गया है। इसमें d1 इज इक्वल टू x माइनस ए डिवाइड बाय c इज इक्वल टू d बाई सी। सम करते हैं स्टूडेंट्स, इसको देखकर जो है आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वेजेस आपको दी हुई है, नंबर ऑफ वर्कर्स आपको दिए हुए हैं, आपने क्या किया, एज्यूम मीन आपने ले लिया और आपने d निकाल लिया x माइनस ए करके। उसके बाद स्टेप डेरिवेशन का फॉर्मूला जो है आपके पास d1, आपने d1 निकालना है। d1 कैसे निकलेगा, x माइनस ए इस डिवाइड बाय सी, और यहाँ पर जो है हमने c मान लिया 10 को, और उसके बाद जो है वो सारे के सारे को हम ऐसे ही करते चले गए। और जो लास्ट कॉलम है उसमें मल्टीपल ऑफ स्टेप डेरिवेशन एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कि हमने f और d1 को मल्टीप्लाई किया और उसका जो है नेट सम निकाल लिया अपने पास। ये देखिए, उसके बाद जो है हमने इसको फॉर्मूलाज में पुट कर लिया और हमारे पास जो है आंसर वही आ रहा है, सेम आ रहा है बिल्कुल। उसके बाद है कैलकुलेशन ऑफ सिंपल अर्थमेटिक मीन इन केस ऑफ कंटिन्यूस सीरीज। कंटिन्यूस सीरीज में भी जो है हमारे पास 3 मेथड आएंगे, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेरिवेशन मेथड। और स्टूडेंट्स आपने बात याद रखनी है, जो आपका शॉर्टकट मेथड है इसको हम एज्यूम मीन मेथड भी बोलते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ गया डायरेक्ट मेथड। ये देखिए, डायरेक्ट मेथड में जो है हमारे पास मार्क्स दिए हुए हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40,
ठीक है जी, और 40 से 50, उसके बाद नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, और उसके बाद जो है हमने मार्क्स को x से डिनोट कर लिया, और उसके बाद मिड वैल्यू m हमने निकाला। मिड वैल्यू हमारी जो है कैसे निकलेगी, ये जो आपको फॉर्मूला दिया हुआ है इसमें, और फॉर्मूला देखिए जो सीरीज़ आपको दी हुई है 0 + 10, जो आपको फर्स्ट में दिया हुआ है 0 - 10, आपने उसका लिखा 0 + 10 जो फॉर्मूला में दिया हुआ है, और फिर डिवाइड कर लिया किससे, 2 से, जो है आपके पास m निकल जाएगा। फिर नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स या फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है, उसके बाद आपने क्या करना है लास्ट में, मिड मल्टीपल ऑफ मिड वैल्यू एंड फ्रीक्वेंसी, आपने इन दोनों का जो है मल्टीप्लाई कर देनी है और इसका जो है सम निकाल लेना है। ये ऐसे देखिए स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसी मार्क्स दिए हुए हैं, मिड वैल्यू आपने निकाल ली, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इसको f से हम डिनोट करेंगे, और फिर दोनों को f और m को मल्टीप्लाई करके जो है इसको फॉर्मूला लगाकर हमने 25.86 जो है हमारे पास आंसर आ रहा है। उसके बाद हमारा आ गया शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड को जो है हम इस सम की हेल्प से करेंगे। ये देखिए शॉर्टकट मेथड का जो एज्यूमिंग का मेथड जो है वो a + सिग्मा FD डिवाइड बाय सिग्मा f। ये देखिए नंबर ऑफ मार्क्स दिए हुए हैं, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आपने m निकाल लिया, फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है, आपने डाइवेशन निकाला। डाइवेशन आपने कैसे निकाला, आपने इसमें जो है a को एज्यूम मीन जो है आपने 25 को मान लिया है, और उसके बाद जो आपका डाइवेशन निकल गया है -a, और उसके बाद आपने जो है FD को मल्टीप्लाई किया है, ठीक है जी, और उनका नेट सम निकाल के उसको वैल्यूज़ में फॉर्मूला में पुट करके आंसर अपना निकाल दिया। आंसर आप विल बी सेम। उसके बाद है स्टेप डेरिवेशन मेथड। स्टेप डेरिवेशन मेथड इज़ वेरी यूजफुल मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग मीन वैल्यू इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये देखिए स्टूडेंट, जो आपका स्टेप डेरिवेशन मेथड है, आपने इसमें मार्क्स दिए हुए हैं, वही सम वही है सेम जो आपको पहले दो मेथड्स में किया। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं आपको, ठीक है जी। उसके बाद आपने m निकाला जो आपने पहले भी निकाला था, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स से डाइवेशन निकाल लिया, डाइवेशन भी आपने पहले उसमें निकाला था m - a करके। उसके बाद आपने क्या निकाला, स्टेप डेरिवेशन d1 आपने निकाला। d1 कैसे निकलेगा, m - a डिवाइड बाय c आपने जो है 10 ले लिया आपने, और उसके बाद FD1 जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके नेट सम निकाल दिया, फॉर्मूलाज में आपने पुट कर दिया, आंसर विल बी सेम। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन इन केस ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जैसे कि आपको <20, <10, <30 ऐसे दिया हुआ है, तो आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, आपने सबसे पहले इसको जैसे <20 है मतलब कि 0 से 10 से लेस देन है वो बना ली इसकी, और फिर जो है ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दिए इसमें से भी माइनस करना पड़ेगा। सबसे पहले ऊपर 5 है तो नीचे 17 है, 17 में से आपने 5 को माइनस करना पड़ेगा, और फिर जो है 31 दिया हुआ है 31 में से 17 को माइनस करना पड़ेगा, मतलब आपका f भी चेंज हो जाएगा। और फिर वही फॉर्मूला आप लगा दीजिए जो आपने पहले फार्मूलाज किए हैं 3, आप उसमें से कोई सा भी लगा सकते हो, डायरेक्ट मेथड भी लगा सकते हो, शॉर्टकट भी लगा सकते हो, स्टेप डेरिवेशन भी लगा सकते हो, आंसर विल बी सेम। यस स्टूडेंट्स, उसके बाद है हमारे पास वेटेड अर्थमेटिक मीन। We have to first discuss simple arithmetic mean. In simple arithmetic mean, all item of series are taken as a equal significance, but sometime we may give greater significance to some item and less to others. Students, अभी तक हमने जो मेथड किया है उसे जो है सरल समांतर माध्य कहा जाता है, और सरल समांतर माध्य जो है वो वह माध्य है जिसमें किसी श्रृंखला की सभी मदों को समान महत्व दिया जाता है, किंतु वास्तविक जीवन में ऐसा नहीं होता। अपने वास्तविक जीवन में हम कुछ मदों को अधिक महत्व दे देते हैं तथा कुछ को कम महत्व दे देते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति जो है अपनी आय को व्यय करते समय भोजन को अधिक महत्व देगा, कपड़ों को उससे कम महत्व देगा, मनोरंजन को और भी कम महत्व देगा। ऐसी स्थिति में जो है एवरेज ज्ञात करने के लिए वेटेड अर्थमेटिक मीन का प्रयोग किया जाता है। इसलिए वेटेड अर्थमेटिक मीन वह है जिसमें हम जो है प्रत्येक आइटम को उसकी इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंगली, उसके अकॉर्डिंगली जो है हम भाग देकर जो है हम इसमें मीन की गणना कर सकते हैं। अ वेटेड अर्थमेटिक एवरेज इज द मीन ऑफ वेटेड आइटम्स। अब कैलकुलेशन ऑफ वेटेड मीन, अब हम इसमें कैलकुलेशन कैसे करेंगे। वेटेड मेथड में स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि इसमें सभी मदों को लिया जाता है, इसमें सभी मदों को जो है समान महत्व
दिया जाता है। जैसे कि आपको x बार 1 2x 2x एंड 1 जो है इसमें ये आपको याद करनी पड़ेगी। अर्थमेटिक मीन ऑफ पार्ट 1 ऑफ द सीरीज जो है उसको हम x1 से डिनोट करेंगे। और उसके बाद जो है सम दिया हुआ है आपको, x दिया हुआ है 10 20 30 40। उसके बाद x प्लस टू में हमने क्या किया, x प्लस टू में हमने क्या किया कि जो भी x है हम उसमें 2 प्लस करते चले गए, और x माइनस टू में हमने जो हमें x दिया उसमें से हमने -2 कर दिया, और x मल्टीप्लाई 2 जिसमें मल्टीप्लाई कर दिया और लास्ट वाले में डिवाइड कर दिया, और फिर इन सब का जो है हमने टोटल कर दिया। ये स्टूडेंट्स हमारा लास्ट टॉपिक है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ अर्थमेटिक मीन। सबसे पहले क्या आएगा, सिंपलिसिटी, कि फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ कैलकुलेशन एंड यूसेज अर्थमेटिक मीन इज द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेकंड में आएगा सर्टेनिटी, कि अर्थमेटिक मीन इज अ सर्टेन वैल्यू, ये जो है एक सर्टेन वैल्यू है बेस्ड ऑन ऑल आइटम, और ये जो है सभी आइटम्स पर बेस्ड है, इसमें सभी मूल्य पर जो है ये आधारित होती है। एंड एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, इसका बीजगणितीय विवेचन भी संभव है। स्टेबिलिटी, अर्थमेटिक मीन इज अ स्टेबल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, समांतर माध्य में जो है बीजगणित जो है स्थिर माध्य है, क्योंकि इस पर जो है सैम्पलिंग में होने वाले परिवर्तनों का सबसे कम प्रभाव पड़ता है। उसके बाद है बेस कंपैरिजन, कि बीइंग स्टेबल एंड सर्टेन अर्थमेटिक मीन कैन बी इजीली यूज्ड फॉर कंपैरिजन, कि जब ये सर्टेनिटी का गुण भी इसमें, स्टेबिलिटी का गुण भी इसमें है, तो हम इसको जो है आसानी से कंपैरिजन कर सकते हैं। एक्यूरेसी टेस्ट, एक्यूरेसी अर्थमेटिक मीन कैन बी टेस्टेड फॉर इट्स एक्यूरेसी एज अ रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ द सीरीज, कि इसमें जो है हम क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व मूल्य के रूप में शुद्धता की जांच की जा सकती है। उसके बाद है डीमेरिट्स, इफेक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू, कि सीमांत मूल्यों का प्रभाव। समांतर माध्य का मुख्य दोष है कि इसमें जो है सभी मूल्यों पर आधारित होने के कारण सीमांत मूल्यों का जो है एक्सट्रीम मूल्यों का कुछ अधिक प्रभाव पड़ता है। उसके बाद सेकंड है सदैव जो है मेन वैल्यू मे नॉट फिगर इन द सीरीज एट ऑल, कि इसमें क्या होता है कि कई बार जो है वह मूल्य जो श्रृंखला में नहीं पाया जाता है वही मूल्य ले लिया जाता है, और वो क्या करता है फिर अपने प्रतिनिधित्व के गुण को वो समाप्त कर देता है। थर्ड नंबर का लाफेबल कंफ्यूजल, हास्यस्पद निष्कर्ष, कि कई बार ऐसा होता है कि इससे ऐसे रिजल्ट निकलते हैं जिसमें हंसने के सिवा और कोई चारा नहीं होता है। अनसुटेबिलिटी, अनुपयुक्तता, कि इसमें क्या होता है अर्थमेटिक मीन इज नॉट सुटेबल मेजर इन केस ऑफ परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट वैल्यू, कि इनकी जो है ये प्रतिशत और अनुपात जो है इनके लिए इनका अध्ययन करने के लिए उपयुक्त नहीं है। मिसलीडिंग कंक्लूजन, गलत निष्कर्ष, समांतर माध्य द्वारा कई बार गलत निष्कर्ष निकलते हैं, इसके द्वारा जो है श्रृंखला की रचना या बनावट का ठीक ठाक पता नहीं चल पाता।